हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का 10वां अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। आप लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा उनके आपेक्षिक साइज के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। यह ज्ञान मानव नेत्र के अध्ययन में हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है। इसकी संरचना में एक लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या प्रकार्य है। चश्मों में प्रयोग किए जाने वाले लेंस दृष्टि दोषों को किस प्रकार संशोधित करते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे। पिछले अध्याय में हमने प्रकाश तथा इसके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम इन धारणाओं का प्रकृति में कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं के अध्ययन में उपयोग करेंगे। हम इंद्रधनुष बनने, श्वेत प्रकाश के वर्णों में परिक्षेपित होने तथा प्रकाश के नीले रंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मानव नेत्र की। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उसकी गंध, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या उनको स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं, तथापि आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना असंभव है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक सुग्राही पर्दे, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। चित्र 10.1 में दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेश या डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहत संख्या में बड़ी संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है, जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख लेते हैं। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है, जबकि जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब
पक्षमावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। इसे आप अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ तक है ना, ये जो लाइन लिखी हुई है ना ऊपर तक, इसे मतलब दोबारा देखो। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम दूरी को से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इससे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। अब बात करेंगे हम दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें हम निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष को निकटता दृष्टि भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसी दोष युक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष के कारण उत्पन्न होने के कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना तथा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस या अपसर लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 10.2c में दिखाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम दीर्घ दृष्टि दोष की। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी दूर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित
होती हैं। जैसा कि चित्र 10.3 बी में दिखाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला मतलब यहाँ पर फोकस होता है, जो इस बिंदु पर फोकस होना चाहिए था, है ना, ये इस बिंदु पर फोकस होना चाहिए था, वो यहाँ पर होता है। ठीक है, उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। जो हमारा तीसरा दोष है, जरा दूरदृष्टिता। आयु में वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना इन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंसों के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्रों में दोनों ही प्रकार की दोष, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तु को देखने में सहायता करता है। आजकल संस्पर्श लेंस मतलब कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आप अध्ययन कर चुके हैं कि आयताकार कांच के स्लैब में से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। समांतर अपवर्तकों पृष्ठों के लिए, जैसा कि कांच के स्लैब में होता है, अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर होती है, तथापि पार्श्व में यह कुछ विस्थापित हो जाती है। किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होगा। कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म पर विचार कीजिए। इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्ययन करें कि कांच के त्रिभुज बिंदु से प्रिज्म पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है। यहाँ पर हम एक अलग चीज़ पढ़ेंगे। जरा सोचिए, अद्भुत वस्तुओं का वर्णन करते आप जिन्हें देख सकते हैं, आप चमकीला है दीप सूर्य कहते हैं। यह आप अनुभव में भी करता दीप सूर्य का था, पर समझ न पाता अब यह तक मैं कैसे बनाता कैसे वह दिन और रात। क्या आप जानते हैं कि हमारे नेत्र हमारी मृत्यु के पश्चात जीवित रहते हैं। अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन को प्रकाश से भर सकते हैं। विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं तथा उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक नहीं की जा सकती। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों न इसे हम उन्हें अपने नेत्र देकर जाएं जिनके पास दृष्टि नहीं है। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी और वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है तथा इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता।
ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जलवित्ती मतलब रेबीज, तीव्र ल्यूकेमिया, धनुस्तंभ या टिटनस, हैजा, तनिका शोध या मस्तिष्क शोध से संक्रमित है या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई है, नेत्रदान नहीं कर सकते। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान किए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मानदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरे न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र देने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति 4 लोगों को नया जीवन दे सकता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इसका मतलब है कांच का जो प्रिज्म होता है उसके द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजन करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने किसी इंद्रधनुष में भव्य रंगों को देखा होगा और सराहा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में हमें इंद्रधनुष के विभिन्न रंग किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखते हैं। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ पर एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इन्हें एक क्रियाकलाप द्वारा देखें। गत्ते की एक मोटी शीट लीजिए और इसके मध्य में एक छोटा छिद्र या एक पतली झिरी बनाइए। पतली झिरी पर सूर्य का प्रकाश पड़ने दीजिए, इससे श्वेत प्रकाश का एक पतला किरण पुंज प्राप्त होता है। अब कांच का एक प्रिज्म लीजिए और चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार झिरी से प्रकाश को उसके एक फलक पर डालिए। प्रिज्म को धीरे से इतना घुमाइए कि इसके बाहर निकलने वाला प्रकाश पास रखे किसी पर्दे पर दिखाई देने लगे। आप क्या देखते हैं? आप वर्णों की एक आकर्षक पट्टी देखेंगे। ऐसा क्यों होता है? संभवतः प्रिज्म से आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया जाता है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है? दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम इस प्रकार है। सबसे नीचे बैंगनी, फिर जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जैसे चित्र 10.5 में दिखाया गया है। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द विबग्योर, VIBGYOR आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग न देख पाएं, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। आपने देखा कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा उसके 7 अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। हमें ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह सुस्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। सर आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की प्रिज्म का उपयोग किया। दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने चित्र 10.6 की भांति एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला
प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपरिवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुँचते हैं। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जलप्रपात अथवा जल के फव्वारे से देखें तो आप इंद्रधनुष का दृश्य देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा किसी ऊष्मीय विकिरक के ऊपर उठती गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति अथवा झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने वाली वस्तुओं की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन या पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन का एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना वृहद स्तर की एक ऐसी ही परिघटना है। आइए देखें इसकी व्याख्या हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा तारों का टिमटिमाना। कैसे टिमटिमाते हैं तारे? तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक सारे तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देता है। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसे कि ऐसी परिस्थिति में पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है, तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडलीय भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं है। चूंकि तारे बहुत दूर हैं, अतः वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट है। क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभाव हो जाएगा। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। चित्र 10.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण हमें प्रकृति में अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्री जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पश्चात समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं जिससे हम
परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में अध्ययन किया है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहां कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु सूक्ष्म सम्मिलित हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को दृश्य बनाता है। जब किसी घने जंगल के वितान या कैनोपी में सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। जंगल के कुआसे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्षा की और कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए पक्षियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। क्या आप इसका कारण मानते हैं? लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।